हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। थोड़ा बिजी होने की वजह से आपकी जो वीडियो क्लास है वो रोज़ नहीं अपलोड हो पा रही है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपकी जो वीडियो क्लास है वो रोज़ मैं जल्दी जल्दी अपलोड कर सकूँ और आपका जो चैप्टर है वो फटाफट से ख़त्म हो सके। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर 8 है, आपका जो अध्याय 8 है कोशिका संरचना एवं कार्य, वो आपका स्टार्ट हो गया था। लास्ट वीडियो क्लास में हमने कोशिका की परिभाषा मतलब कोशिका किसे कहते हैं ये हमने देखा था। ठीक है, कोशिका संबंधित खोजें कौन कौन सी थी उसको हमने देखा था। ठीक है, तो दो चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो गई थी कि कोशिका की खोज किसने की थी। ठीक है, कोशिका के केंद्र की खोज किसने की थी। ठीक है, कोशिका की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने अच्छी तरह से देख ली थी। ठीक है, अगर हम बात करें कोशिका सिद्धांत के बारे में कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कहते कोशिका से रिलेटेड है। ठीक है ना, कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, सेल थ्योरी किसने दिया था। तो पहले हम देख लेते, कोशिका हेडिंग डाल लेते हैं, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत इंग्लिश में इसके बोलते हैं सेल थ्योरी। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत को दो वैज्ञानिकों ने दिया था। ठीक है, ये दोनों वैज्ञानिक अलग अलग जगह पे थे। ठीक है, लेकिन एक ही समय पर ये अलग अलग कहते जगह पर एक ही समय पर एक ही टॉपिक पर ये लोग रिसर्च कर रहे थे। ठीक है, आपका जो कहते हैं 1838 में, ठीक है, जो पहले वैज्ञानिक थे आपके वो जर्मनी के थे, वनस्पतिक वैज्ञानिक मैथियस स्लेडन। ठीक है, ये 1838 में जर्मनी के वनस्पतिक वैज्ञानिक मैथियस स्लेडन। ठीक है, और दूसरे थे 1839 में। ठीक है, आपके जो पहले वैज्ञानिक थे वो किस सन में खोज कर रहे थे, 1838 में, और ये कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, ये क्या कैसे कौन से वैज्ञानिक थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे ये। ठीक है, वनस्पतिक वैज्ञानिक थे ये, और इनका नाम था मैथियस स्लेडन। मैथियस स्लेडन। ठीक है, और आपके जो दूसरे वैज्ञानिक थे वो कब से रिसर्च कर रहे थे, 1839 में। वो 1839 में कर रहे थे और ये ब्रिटिश में रहने वाले थे। ये दोनों अलग अलग जगह में थे। ठीक है, एक जर्मनी में रिसर्च कर रहे थे और वो क्या थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे, और ये ब्रिटिश के रहने वाले थे। और ये क्या कौन से वैज्ञानिक थे, प्राणी वैज्ञानिक थे, यानी जंतुओं पर रिसर्च कर रहे थे। ठीक है, जंतुओं पर रिसर्च करके ये पता कर रहे थे कि उनका जो शरीर है वो कोशिकाओं से बना हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो इनका क्या नाम था, थियोडोर सोन। थियोडोर स्वान। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग जगह पर अलग अलग कहते हैं, वही कहते हैं जो आपके जो मैथियस स्लेडन है वो वनस्पतियों पर अध्ययन कर रहे थे, सभी पादपों पर अध्ययन कर रहे थे कि उनके शरीर में कोशिका पाई जाती है कि नहीं। ठीक है, और कहते हैं आपके जो ब्रिटिश के थियोडोर सॉन है वो प्राणियों पर अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, जब दोनों ने देखा, जो उनका जो कहते हैं खोज का जो निष्कर्ष निकला वो दोनों का एक जैसा। इन्होंने बताया कि यहाँ जो जितने भी पादप जीव हैं उनमें सेल पाई जाती है। ठीक है, और थियोडोर सॉन ने देखा कि जितने भी जंतु हैं उनमें भी सेल पाई जाती है। ठीक है, तो दोनों ने मिलकर एक कहते हैं संयुक्त रूप से उन्होंने दिया कोशिका सिद्धांत दिया। दोनों ने मिलकर। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत क्या कहता है, तो कोशिका सिद्धांत ये कहता है कि जितने भी जीव हैं, ठीक है, वो कोशिका या कोशिका के उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, दोनों ने अलग अलग जगह पर अपना अपना कहते हैं रिसर्च किया, उन्होंने अपने अपने खोजें की। ठीक है, और दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से क्या दिया, कोशिका सिद्धांत दिया। ठीक है, इसलिए आप इनको आप कहीं कि इनका नाम अगर फुल नहीं दिया है तो शॉर्ट में दिया रहता है कि कोशिका सिद्धांत स्लेडन एवं स्वान ने दिया। ठीक है, लेकिन आप इनका पूरा फुल नेम याद रखिएगा कि मैथियस स्लेडन नाम था एक और दूसरे का नाम था थियोडोर सॉन। ठीक है, मैथियस स्लेडन कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के, और कहते हैं आपके जो थियोडोर सॉन है वो कहाँ के रहने वाले थे, ब्रिटिश के थे। ठीक है, मैथियस स्लेडन वनस्पति वैज्ञानिक थे और थियोडोर सॉन आपके प्राणी वैज्ञानिक थे। ठीक है, दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को दिया। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत क्या कहता है कि जितने भी जीव हैं, ठीक है, वो कोशिका व कोशिका के उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। अगर उनमें कोशिका नहीं है, ठीक है, उनमें कोशिका नहीं है तो वो क्या है, वो सजीव नहीं है, वो क्या है, फिर निर्जीव है। ठीक है, पर अब ये प्रश्न उठता है कि
ठीक है, चलो हम जितने भी जीव हैं वो कोशिका से मिलकर बने हैं, कोशिका और कोशिका के उत्पादों से मिलकर बने हैं। ठीक है, लेकिन अब नई कोशिका कैसे बनती है? ठीक है, मतलब नई कोशिका अगर आपका जैसे कहीं आपका जो कहते हैं जो आपकी शरीर है कट गया, ठीक है, तो वो कैसे रिकवरी करती है, या नई कोशिका कैसी बनती है? ठीक है, तो इस चीज़ को वो समझाने में नहीं समझा पाए। ये दोनों ही वैज्ञानिक इस चीज़ को नहीं समझे। तो उन्होंने बता दिया कि जितने भी जीव हैं वो कोशिका और कोशिका के उत्पादों से मिलकर बने होते हैं, पर नई कोशिका कैसे बनती है वो इस चीज़ को नहीं बता पाए। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके कोशिका सिद्धांत में कमी रह गई। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही वैज्ञानिक नहीं बता पाए कि नई कोशिका कैसे बनती है। ठीक है, तो इसके बारे में सन 1858 में, मतलब जो कोशिका सिद्धांत है, ठीक है, इस पे कमी रह गई। ठीक है, तो आप पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको लिख देते हैं। कोशिका सिद्धांत क्या कहता है कि जितने भी सभी जीव कोशिका, ठीक है, तो आपका कोशिका सिद्धांत क्या कहता है कि जितने भी जीव हैं वो कोशिका के उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, पर नई कोशिका कैसे बनती है इस चीज को ये दोनों ही वैज्ञानिक बताने में असमर्थ रहे। ये दोनों ही वैज्ञानिक इस चीज को नहीं समझा पाए कि नई कोशिका कैसी बनती है। तो ये आपकी इस कोशिका सिद्धांत की एक कमी रह गई। ठीक है, तो ये क्या है, कोशिका सिद्धांत की कमी है। तो सन 1858 में आपके वैज्ञानिक है रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, इन्हें हम शॉर्ट में इनका आर विर्चो भी कहते हैं। रुडोल्फ विर्चो ने, इन्हें हम शॉर्ट में आर विर्चो भी कहते हैं। तो रुडोल्फ विर्चो ने कोशिका सिद्धांत पे थोड़ा संशोधन किया। ठीक है, और उन्होंने बताया कि इन्हीं की खोजों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये बताया कि कोशिकाएं विभाजित होती हैं। ठीक है, और विभाजन से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, कोशिका विभाजित होती हैं और नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होता है। ठीक है, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था। ये जो आपका जो स्टेटमेंट है ये पूछता भी है। ठीक है, कि कहते हैं एग्जाम में ये स्टेटमेंट लिख देगा और पूछेगा कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जो उनकी ही भाषा पे था। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था कि ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से के विभाजन से होती है। ठीक है, अगर हम इंग्लिश में इसका बोले कि इंग्लिश में, तो ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, अगर इंग्लिश का इसमें हम मायने लिखें तो ऑल सेल अराइज फ्रॉम, तो ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ कि नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ठीक है, तो इसके बाद कोशिका सिद्धांत किस नाम से हो गया, नए कोशिका सिद्धांत या आधुनिक कोशिका सिद्धांत को रुडोल्फ विर्चो ने दिया। ठीक है, उन्होंने उस पर संशोधन किया। तो अब इसमें एक बात और जुड़ गई। वो कौन सी जुड़ गई? एक तो ये था कि सभी जीव कोशिका वो कोशिका के उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक बात इसमें और आपकी ऐड हो गई कि कोशिका, नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होती है। ठीक है, दूसरा इसमें क्या जुड़ गया कि नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होता है, विभाजन से होता है। ठीक है, ठीक, तो इतना आपको समझ में आ गया। अच्छे से समझ में इसको आ जाना चाहिए, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो जाना चाहिए। कोशिका सिद्धांत क्या कहता है। ठीक है,
उसमें क्या कमी थी और उसको नए जो कोशिका यानी आपको जो आधुनिक कोशिका सिद्धांत है वो किसने दिया और उसमें क्या संशोधन किया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एकदम कंफर्म होना चाहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी किसने दिया था, मैथियस लेडन और थियोडोर सॉन ने दिया था, संयुक्त रूप से दिया था। कहते हैं आपके जो मैथियस लेडन थे वो जर्मनी के वनस्पतिक वैज्ञानिक थे और वो पादपों पर अपनी खोज कर रहे थे। ठीक है, और उन्होंने देखा कि जितने भी पादप जीव हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने हैं या उसके उत्पादों से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, थियोडोर सॉन ब्रिटिश में अपना कहते हैं प्राणियों पर अध्ययन कर रहे थे और उन्होंने भी देखा कि जितने भी जीव हैं वो किससे मिलकर बने हुए, कोशिका या और उसके उत्पादों से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो दोनों ने संयुक्त रूप से क्या दिया, कोशिका सिद्धांत दिया। तो कोशिका सिद्धांत क्या कहता है कि जितने भी जीव हैं वो कोशिका के उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, पर कोशिका सिद्धांत की कमी रह गई कि ये दोनों ये नहीं समझा पाए कि नई कोशिका कैसे बनती है। ठीक है, उन्होंने कोशिका के बता दिया कि कोशिका के उत्पादों से तो मिलकर बनते हैं, पर नई कोशिका कैसे बनती है वो ये चीज़ नहीं समझा पाए। ठीक है, तो इसको क्या आपका दिया, उसमें संशोधन करते हुए रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होता है। ठीक है, तो रुडोल्फ विर्चो ने आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया। ठीक है, मॉडर्न सेल थ्योरी के नाम से उन्होंने दिया उसको, और उसी के नाम से ये आज ये चल रहा है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया। तो हम हेडिंग डाल लेंगे कोशिका सिद्धांत और उसमें लिखेंगे। तो आप फटाफट से पहले हेडिंग डाल लेंगे। आप हेडिंग क्या डालेंगे, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत। ठीक है, आप जो अपने नोट्स वगैरह हैं वो बढ़िया बढ़िया से बनाया करिए। ठीक है, क्योंकि आपके जो नोट्स हैं 11th और 12th के जो NCERT के नोट्स हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको अगर अपने नीट के एग्ज़ाम से क्लियर करने हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस नीट के आते हैं वो आपके NCERT की बुक से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको सारे चैप्टर्स एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़ना है अगर आपको नीट के एग्ज़ाम क्लियर करने हैं। नीट के एग्ज़ाम तो आपको क्लियर करने ही है, पहले आप अपने स्कूलिंग का क्लियर करोगे, आप जिस क्लास में पढ़ रहे हो उसको क्लियर करना है। ठीक है ना, तो आपको ये कहते हैं दोनों चीज़ों को अच्छे से क्लियर करने के लिए आपके जो नोट्स हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। ठीक है, उसमें कोई नहीं होना चाहिए कि आप कहते हैं कहीं और से ले लो। बहुत बच्चे होते हैं ना कि PDF के चक्कर में रहते, तो हम लोग आपको जब नोट्स अवेलेबल करा रहे हैं तो अपने नोट्स खुद से बनाइए आप। ठीक है, खुद से नोट्स बनाने में क्या होता है, आपको कुछ चीज़ें तो लिखते ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार आपने वीडियो में देखा, वीडियो में सुना, ठीक है, उसको कहीं नोट डाउन किया, ठीक है, फिर उसे कहीं फेयर किया, तो वो कुछ चीज़ें ना तो आपको अपने माइंड में ऐसे ही चली जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए कोशिश ये करिए कि अपने नोट से खुद बनाइए। अगर आपको कहीं से PDF मिल भी रहा है, ठीक है, अगर आपको कहीं से कोई PDF दे रहा है तो कोशिश करिए कि एक बार उसे अपने खुद से लिखिए। ठीक है, नहीं पूरा लिखते हैं तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको पढ़िए और उसको लिखिए। उससे क्या होता है, जब आप समझोगे कोई चीज़ ना, रटने से ज़्यादा समझ में आना बहुत ज़रूरी है। समझी हुई चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद हो जाती है। ठीक है, जैसे कोई गाना वगैरह है, हम कितना फटाफट से ऑब्जर्व कर लेते हैं। कोई भी गाना नया आया, हमने सुना, फटाक से हमने उसको कहते हैं ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, क्यों ऑब्जर्व कर लिया, क्योंकि उसको हमने बड़े ध्यान से सुना। ठीक है, तो अगर हम किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेकर उसको पढ़ेंगे, इंटरेस्ट लेकर उसको सुनेंगे, ठीक है, उसमें अगर इंटरेस्ट दिखाएंगे तो वो चीज़ें हमें जल्दी ऑब्जर्व हो जाएंगी, आपको वो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ना क्योंकि बहुत बच्चे हैं ना कि कहते हैं मैम समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। अगर आप किसी चीज़ को ध्यान से करोगे तो कैसे नहीं समझ में आएगा। एक बार नहीं आएगा फिर रिपीट करके देखिए, दोबारा नहीं आएगा फिर रिपीट करके देखिए, समझ में आएगा कैसे नहीं। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो हम किस लिए हैं, आप हमसे पूछिए कमेंट्स बॉक्स में। मान लीजिए स्कूल के बच्चे तो सामने हमसे पूछ लेते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपके लिए एक ऑप्शन है ना कमेंट बॉक्स, वहाँ पर पूछिए। ठीक है, तो इसलिए अब बच्चों अपने नोट्स ना खुद बनाइए, अच्छे अच्छे बनाइए, ताकि जो आपके स्कूल के एग्ज़ाम है, नीट के एग्ज़ाम में आप उसको अच्छे मार्क्स से क्लियर करिए। ठीक है, हम यहाँ पे वीडियो क्लास क्यों आपको कहते हैं अवेलेबल करा रहे हैं, ताकि आपके जो मार्क्स हैं अच्छे आएँ। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो कहोगे मैम बेवजह का लेक्चर बीच में उन्होंने भर दिया है। तो हमने हेडिंग डाल लिया है, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी,
ठीक है, तो इस पर हम लिखेंगे। ठीक है, तो आपने हेडिंग डाल ली, तो अब हम लिखेंगे कि कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, ठीक है, मैथियस जैकब, इनका पूरा नाम था मैथियस जैकब, मैथियस जैकब स्लेडन। स्लेडन कब दिया था इन्होंने? 1838 में, 1838 में। ठीक है, वह थियोडोर सॉन, इन्होंने कब दिया था? ये कब अपने कहते हैं खोज कर रहे थे? 1839 में। ठीक है, ठीक है, तो दिया था। उन्होंने कहा कि पादपों तथा जंतुओं का शरीर कोशिका तथा कोशिका के उत्पादों से मिलकर बना है। ठीक है, उसके आगे हम लिखेंगे सर्वप्रथम, ठीक है, ये तो उन्होंने बता दिया, पर उन नई कोशिका कैसे बनती ये चीज़ ये दोनों ही वैज्ञानिक नहीं बता पाए। ठीक है, तो ये आपकी कोशिका सिद्धांत की कमी थी। पूछता है कि कोशिका सिद्धांत में क्या कमी थी, तो कोशिका सिद्धांत में ये कमी थी कि दोनों ही वैज्ञानिक नहीं बता पाए कि नई कोशिका की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, नई कोशिका कैसे बनती है, ये दोनों ही वैज्ञानिक ये चीज़ नहीं समझा पाए। ठीक है, तो सबसे पहले रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि उन्होंने अपनी भाषा में एक स्टेटमेंट दिया था। क्या दिया था? ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब है कि पूर्ववर्ती कोशिका में विभाजन होता है और नई कोशिका बनती है। ठीक है, तो नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है। ये किसने बताया? आपका रुडोल्फ विर्चो ने बताया। ठीक है, तो इसी में आगे हम लिखेंगे कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, अर्थात यहाँ पर हम लिखेंगे अर्थात, ठीक है, अर्थात कोशिका क्या होती है? विभाजित होती हैं और नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती, यानी जो पहले से कोशिका उत्पन्न मतलब उपस्थित है उसमें विभाजन से नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये किसने बताया? आपका रुडोल्फ विर्चो ने बताया। ठीक है, थियोडोर और स्वान ने नहीं बताया। किसको बताया? तो उन्होंने कोशिका सिद्धांत पे क्या किया? संशोधन कर दिया और आधुनिक सिद्धांत दिया। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो अगली हेडिंग हम डालेंगे आधुनिक कोशिका सिद्धांत। ठीक है, हेडिंग डाल लेंगे हम आधुनिक कोशिका सिद्धांत। ठीक है, मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न सेल थ्योरी। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे कि रुडोल्फ विर्चो ने स्लेडन, ठीक है, कहीं कहीं पे स्लाइडन भी लिखा रहता है तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इन्हीं का नाम ही है स्लेडन, कहीं पे स्लाइडन लिखा रहता है। तो लिखेंगे हम रुडोल्फ विर्चो ने, रुडोल्फ विर्चो ने स्लीडन व स्वान के इस सिद्धांत में बदलाव, ठीक है, बदलाव कर नया कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक है, जिसे आधुनिक कोशिका सिद्धांत, ठीक है, मॉडर्न सेल थ्योरी, ठीक है, मॉडर्न सेल थ्योरी कहते हैं। ठीक है, जिसके अनुसार, ठीक है, तो जिसके अनुसार यानी आधुनिक कोशिका सिद्धांत क्या कहता है तो उसको हम देखेंगे। ठीक है, उसकी मतलब क्या क्या पॉइंट्स है। तो जिसके अनुसार आधुनिक सिद्धांत क्या कहता है कि प्रत्येक सजीव का शरीर एक या अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, दूसरा, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है,
यानी कोशिका क्या है, सजीवों का शरीर का निर्माण करती है, यानी उसका संरचना करती है, ठीक है। और सजीवों में होने वाली जो संपन्न क्रियाएं हैं उनको भी संपन्न करती है, यानी जितनी भी क्रियाएं हैं उनको संपन्न करती है, यानी क्रियात्मक, ठीक है। तो कोशिका सजीवों की संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल एवं क्रियात्मक यानी फंक्शनल एक इकाई है, यानी यूनिट है, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, यानी थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे, ठीक है। तो सभी कोशिकाएं क्या होती हैं, आधारी रूप से वो एक समान होती है, यानी जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो सब क्या होती हैं, एक समान होती हैं। उनमें क्या क्या होता है, जीव द्रव्य होता है, केंद्रक होता है और कोशिकांग होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हम लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ हमारा है कि नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती यानी जो पहले से उपस्थित कोशिका हैं, पूर्ववर्ती कोशिकाओं के, तो उनमें विभाजन से होती हैं, कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं, कोशिकाओं के विभाजन से, ठीक है। तो और कोशिका सिद्धांत क्या कहता है कि कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ उपस्थित होता है, ठीक है। तो कोशिका में क्या होता है, केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर क्या होता है, गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। गुणसूत्र के अंदर अगर आप उसे ओपन करते हैं गुणसूत्र को तो उसमें डीएनए, ठीक है, डीएनए होता है और हिस्टोन प्रोटीन होता है। वैसे हिस्टोन प्रोटीन सभी प्रकार की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि कोशिका हमारी कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो कोशिका के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए तो होता है पर हिस्टोन प्रोटीन सभी प्रकार की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। तो डीएनए में क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ वो उपस्थित होता है, ठीक है। जो एक संतान से, जो डीएनए होता है वो एक संतान से दूसरे संतान में वंशागत होता है, यानी जो माता पिता के जो लक्षण हैं वो उनके संतान तक जाते हैं, ठीक है। इसलिए कोशिका को वंशागति की इकाई भी कहा जाता है, ठीक। तो आपका यह आधुनिक सिद्धांत क्या क्या कहता है हमने देख लिया कि आधुनिक सिद्धांत आपका ये कहता है, ठीक है, कि जितने भी जीव हैं वो कोशिका से बने हुए हैं, कोशिका के उत्पादों से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। और नई कोशिका का निर्माण कहाँ से होता है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है, ठीक है। अब हम हेडिंग डाल लेंगे, आपकी अगली नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, ठीक है। अगर कोई चीज़ है, मतलब अगर कोई सिद्धांत दिया गया है तो ये तो है नहीं कि वो सभी चीज़ पे लागू हो जाए, ठीक है, ठीक है। जिस प्रकार अगर हम कोई रूल अगर देते हैं तो ये तो है नहीं कि सभी उस रूल को फॉलो करें। तो उसी प्रकार कोशिका सिद्धांत को भी कुछ ऐसे, कोशिका सिद्धांत के भी कुछ ऐसे अपवाद हैं जो कोशिका सिद्धांत को फॉलो नहीं करते हैं। तो वो अपवाद कौन कौन से हैं, तो आइए देख लेते हैं। तो पहला आपका विषाणु है, यानी वायरस, ठीक है। वो कोशिका सिद्धांत को फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं फॉलो करता, कि वायरस क्या है, एक अकोशिकीय होते हैं, ठीक है। और इनमें केवल न्यूक्लिक अम्ल यानी एक ही, ठीक है, या तो इनमें डीएनए होगा या तो इनमें आरएनए होता है और प्रोटीन होता है। दूसरा आपका विषाणु कण, यानी जिनको हम वायराइड्स बोलते हैं, ठीक है। वायराइड्स केवल क्या होते हैं, आरएनए के कण होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, कोशिका सिद्धांत के अपवाद है। तो इसको भी हम लिख लेते हैं। तो हेडिंग हम डालेंगे कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत के अपवाद, कोशिका सिद्धांत के अपवाद, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ सेल थ्योरी, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, ठीक है। तो पहला आपका है, ठीक है। तो आपका पहला जो अपवाद है वो क्या है, विषाणु है यानी वायरस है। तो वायरस अकोशिकीय होते हैं, यानी इनमें कोशिका नहीं पाई जाती है। इनमें केवल न्यूक्लिक अम्ल या तो डीएनए होगा या तो फिर आरएनए होगा और क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। आपका दूसरा जो कोशिका सिद्धांत का अपवाद है वो है विषाणु कण यानी वायराइड्स, विषाणु कण। आप इन दोनों को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि कोशिका सिद्धांत के अपवाद पूछता है कि कोशिका सिद्धांत को कौन फॉलो नहीं करता। तो आपके वो कौन हो गए, आपका वायरस हो गया और वायराइड्स हो गए, ठीक है, ठीक है। तो वायराइड्स किसको कहते हैं, ये क्या होते हैं, एक आरएनए के कण होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वायराइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका कोशिका सिद्धांत हो गया, ठीक है। हमने आधुनिक कोशिका सिद्धांत देखा कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया, रुडोल्फ विर्चो ने दिया, ठीक है। कोशिका सिर्फ हमारा कोशिका सिद्धांत क्या कहता है कि जितने भी सजीव हैं
तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत दिया था स्लेडन और स्वान ने दिया था। ठीक है, स्लीडन ने 1838 में और स्वान ने 1839 में। ये स्लीडन क्या थे? वनस्पति विज्ञानी थे और स्वान क्या थे? एक प्राणी विज्ञान थे। ठीक है, इन दोनों ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत दिया और बताया कि जितने भी सजीव हैं वो कोशिका और कोशिका के उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, पर उन्होंने ये नहीं बता पाया कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो उस पर संशोधन करते हुए रुडोल्फ विर्चो ने आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया और उसके अनुसार, ठीक है, प्रत्येक जीव का जो शरीर होता है वो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, और नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं। ठीक है, कोशिका सिद्धांत के अपवाद क्या है? तो कोशिका सिद्धांत के अपवाद है आपका विषाणु यानी वायरस और वायराइट्स। ठीक है, तो आपका जो कोशिका सिद्धांत है वो कंप्लीट हो गया। अब हम बात करें कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। लेकिन कोशिका के प्रकार के बात करने से पहले, ठीक है, तो हम ये समझ लें कि मतलब कोशिका का जो कहता है प्रकार पढ़ने से पहले हम ये समझ लें कि अभी हमने जो पढ़ा कि अभी हमने सिद्धांत में देखा कि जो सजीवों का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है ना, तो कोशिका के संगठन के आधार पर, ठीक है, कोशिका के संगठन के आधार पर आपके जो जीव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक कोशिकीय होते हैं और एक बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय किसे कहते हैं इसको आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय और दूसरा आपका बहुकोशिकीय। ठीक है, ठीक है, जो केवल एक कोशिका से मिलकर बनते हैं, केवल एक कोशिका से। ठीक है, केवल एक कोशिका से, एक कोशिका से। ठीक है, केवल क्या होते हैं? ये एक कोशिका से बने होते हैं। ठीक है, तो एक कोशिका से बने हुए तो यानी इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम नग्न आंखों से तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते। ठीक है, तो एक कोश के जीव हम उन्हें कहते हैं जो केवल एक कोशिका से बने होते हैं और जीवन के जो भी कार्य हैं वो केवल इनका एक कोशिका में ही संपन्न होता है। ठीक है, एक ही कोशिका में इनके सारे कार्य संपन्न होते हैं और इनकी आखिरी में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो जो जीव केवल एक कोशिका से बने होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। आपका जैसे उदाहरण हो गया अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है? एक कोशिकीय जीव हैं। ठीक है, जो जीवन की सभी क्रियाएं जैसे भोजन का ग्रहण हो गया, पोषक पदार्थों का ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है, गैस विनिमय हो गया, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन हो गया, ठीक है, नवीन एवं जटिल पदार्थों का संश्लेषण हो गया, तो और इनका जनन हो गया। ये सारे कार्य क्या है? इनका एक ही कोशिका में संपन्न होता है। इनके लिए अलग अलग कोशिकाओं की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इनके सारे को कहते हैं कार्य एक ही कोशिका से संपन्न होता है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। ठीक है, बहुकोशिकीय जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। ठीक है, विभाजन, ठीक है, जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, जैसे आपका जंतु एवं पादप के जो कहते हैं शरीर है वो क्या होते हैं? बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। ठीक है, और एक विशिष्ट कार्यों को करने हेतु विशिष्ट प्रकार की रूपांतरित होकर विभिन्न तंत्रों का निर्माण करती हैं। और ये कोशिकाएं क्या होती हैं? विशिष्ट कार्यों को करने के लिए विशिष्ट प्रकार के कहते हैं तंत्रों में रूपांतरित होकर विशिष्ट प्रकार के कार्य करती हैं। ठीक है, कहते हैं इन जीवधारियों को हम क्या बोलते हैं? श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर भी पाया जाता है इनमें। ठीक है, यानी जो विभिन्न प्रकार के कार्य हैं वो विभिन्न प्रकार के अलग अलग कोशिकाओं का समूह करता है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि जो जो जीव केवल एक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम एक कोशिकीय कहते हैं, और बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर, ठीक है, जिनका जो शरीर होता है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनता है उन्हें हम बहुकोशिकीय कहते हैं। ठीक है, इनमें अलग अलग कार्यों को करने के लिए कोशिकाओं का अलग अलग समूह पाया जाता है। इसी को हम श्रम विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं, यानी इनमें श्रम विभाजन पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बात करेंगे कोशिका कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो कोशिका
हेडिंग हम डालेंगे कोशिका के प्रकार। आप हेडिंग डालेंगे कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है। ठीक है, तो कोशिका हमारी दो प्रकार की होती है, ठीक है। अगर हम केंद्रक की संरचना के आधार पर, ठीक है, कोशिकाएं, केंद्रक की संरचना के आधार पर कोशिकाएं क्या होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक आपकी होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी आपकी होती है यूकैरियोटिक, ठीक है। कौन कौन सी कोशिका होती हैं आपकी, प्रोकैरियोटिक होती हैं और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक को हम बोलते हैं पूर्व केंद्रीय, पूर्व केंद्रीय कोशिका, ठीक है, प्रोकैरियोटिक। और दूसरा आपका होता है सुकेंद्रकीय, सुकेंद्रकीय कोशिका, सुकेंद्रकीय इसका यानी यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, यानी प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी जीव हैं, ठीक है, या तो उनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाएगी या तो उनमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाएगी, ठीक है। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसमें ये दोनों कोशिका आपको एक साथ मिल जाएंगी, ठीक है। ठीक है, समझ में आई बात। यानी या तो आपका वो प्रोकैरियोटिक जीव होगा या तो वो यूकैरियोटिक जीव होगा। ऐसा कोई भी जीव नहीं है, अब तक पृथ्वी पर ऐसा कोई भी जीव नहीं उपस्थित है जिसमें ये दोनों कोशिकाएं एक साथ हैं, ठीक है। आपका जो माइकोप्लाज्मा है एक जीवाणु है, फिर भी इसे हम अलग रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि ये सबसे छोटी जीवित कोशिका है, ठीक है। और ये कहते हैं बिना ऑक्सीजन के जीवित रहता है, तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। आप बस जान लीजिए कि जो सबसे जीवित कोशिका, सबसे छोटी जीवित कोशिका है वो क्या है, माइकोप्लाज्मा है, ठीक है। और ये बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रहता है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक, ठीक है, पूर्व केंद्रीय यानी प्रोकैरियोटिक किस में पाई जाती है और यूकैरियोटिक कोशिका किस में पाई जाती है, ठीक है। तो आपका जो कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है, जितने भी पौधे, ठीक है, ये पौधों में, यानी जितने पौधों में, जंतुओं में, कवकों में, प्रोटिस्टा, ठीक है, तो यानी इन सब में पाया जाता है। तो अब बचे क्या क्या जिनमें प्रोकैरियोटिक पाए जाते हैं, तो आपके जीवाणु हो गए, जीवाणु हो गए, ठीक है, आपके नीले हरे शैवाल हो गए, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, नीले हरे शैवाल हो गए, आपका माइकोप्लाज्मा हो गया, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो इनमें किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिका किसमें जब पाई जाती है, जितने भी आपके पौधे हो गए, जंतु हो गए, जितने भी कवक हैं, प्रोटिस्टा हैं, सब में क्या पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है, पूर्व केंद्रीय, प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब क्या हो गया, प्रो मतलब होगा आपका एशियंट, एशियंट मतलब क्या होता है, प्राचीन, यानी ऐसी कोशिका जिनमें पुराने प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। और कैरियोटिक मतलब क्या हो गया आपका, आपका कैरियोटिक मतलब हो गया कैरियन शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है न्यूक्लियस, इसका मतलब केंद्रक, यानी ऐसे जीव जिनमें प्राचीन प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसी कोशिका जिसमें प्राचीन केंद्रक पाया जाता है, ना ये ज़्यादा विकसित होती और ना ही इस प्रकार की कोशिका, ना ही इनके केंद्रक ज़्यादा विकसित होते हैं और ना ही इस प्रकार की कोशिका ज़्यादा विकसित होती है, ठीक है। और इनमें जो सत्य केंद्रक, ठीक है, इनका जो कहते हैं केंद्रक होता है, इनमें सत्य केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक है। इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग भी नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में और यूकैरियोटिक कोशिका में बहुत सारे अंतर पाए जाते हैं। तो इनका एक फिगर हम पहले देख लेते हैं,
तो शायद आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ठीक है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये तो पहले आप ये याद कर लीजिएगा कि यूकैरियोटिक कोशिका किस में पाई जाती है, इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको ये याद है तो आपको आगे बहुत आसानी हो जाएगी कि आपको यूकैरियोटिक किस में पाया जाता है, पौधों में, जंतुओं में, कवक में, प्रोटिस्टा में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक किस में पाया जाता है, जीवाणु, नीले हरे शैवाल, माइक्रोप्लाज्मा में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें पुराने प्राचीन प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, जो ये केंद्रक ज्यादा विकसित नहीं होता है। ठीक ठीक है, तो आपका जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, अर्थात केंद्रक में एक निश्चित संरचना का अभाव होता है। ठीक है, तो इसके जो प्रमुख अवयव, मतलब इसमें जो निश्चित संरचना का अभाव होता है, जो इसके केंद्रक के प्रमुख अवयव जैसे केंद्रक कला हो गया, गुणसूत्र हो गया, केंद्रिका हो गई, और भी जो आपकी कोशिकांग है वो इसमें अनुपस्थित नहीं होते। ठीक है, और केंद्रक के स्थान पर इनमें नग्न डीएनए पाया जाता है। ठीक है, यानी जो इनका डीएनए है वो ऐसे ही जीव द्रव में फैला होता है। तो हम एक अगर फिगर देख लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, आपकी एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। ठीक है, ये इसका जीव द्रव्य है। ठीक, इनमें जो कहते हैं डीएनए होता है वो ऐसे ही जीव द्रव्य में फैला होता है। इनमें राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम इसमें 70S प्रकार का पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन के कण पाए जाते हैं, और इनमें एक संरचना और पाई जाती, मीसोसोम, वो सभी में नहीं पाई जाती। ठीक है, कुछ कोशिकाओं में, कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। ये क्या करती है, श्वसन का कार्य करती है। ठीक है, और इसमें आपके कोशिका भित्ति, सेल वॉल हो गया। ठीक है, और ये कोशिका भित्ति सब में नहीं पाई जाती, सॉरी प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती। तो कोशिका भित्ति आपकी सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपका कहते हैं जीव कला हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ये आपका कि पूरा ही जो यहाँ पर फैला हुआ, इसमें जेली जैसी संरचना होती है, इसको हम लोग जब जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो डीएनए होता है वो किसी आवरण से ढका हुआ नहीं होता, इसी को हम लोग बोलते हैं सत्य केंद्रक। ठीक है, तो इसमें सत्य केंद्रक नहीं होता। आपके देखिए जैसे कि यूकैरियोटिक कोशिका है। ठीक है, इसमें केंद्रक क्या है, एक आवरण से ढका हुआ है ना। ठीक है, एक केंद्रक कला, एक आवरण है जिसका क्या नाम है, केंद्रक कला, वो उससे ढका हुआ है। ठीक है, तो यही सबसे बड़ा कहते हैं अंतर है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपको कोई भी केंद्रक नहीं मिलता है, इसमें जो डीएनए होता है वो जीव द्रव में ही फैला हुआ होता है। ठीक है, लेकिन आपकी जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें कहते हैं केंद्रक पाया जाता है, और वो किस कहते हैं किससे ढका होता है, एक आवरण से ढका होता है जिससे हम क्या बोलते हैं, केंद्रक कला बोलते हैं। ठीक है, तो यही कहते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में सत्य केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, और आपका जो यूकैरियोटिक कोशिका में बहुत सारे आपके कोशिकांग हो गए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, और आपका कहते हैं ये यहाँ पर आपका गाल्जी बाल्डी होता है, एंडोप्लाज्मिक जालिका हो गया। ठीक है, सेंट्रोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, और केंद्रक से सटा हुआ गाल्जी बाल्डी हो गया। तो बहुत सारे इसमें और भी कोशिकांग पाए जाते हैं जो आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक संरचना और पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं मीसोसोम। मीसोसोम का कार्य क्या होता है, श्वसन का होता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि प्रोकैरियोटिक मीसोसोम की जो संरचना है, कोशिका की जो संरचना है वो यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक के कौन से कोशिकांग के समतुल्य होती है, तो वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का भी कार्य क्या होता, माइटोकॉन्ड्रिया कार्य क्या होता है, श्वसन का होता है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछता है कि मीसोसोम किसके समतुल्य होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के समतुल्य होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कहते हैं इनमें अंतर की, प्रोकैरियोटिक कोशिका तो यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो ये कोशिकाएं क्या होती हैं, आद्य प्रकार की होती है, यानी पुराने प्रकार की होती हैं। ठीक है, आपकी जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है वो विकसित होती है। ठीक है, इसमें जो कोशिका द्रव्य, अगर हम बात करें पूर्व केंद्र की, जो आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें जो कोशिका द्रव्य होता है वो गाढ़ा होता है। ठीक है, पूरी कोशिका में फैला होता है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें कहते हैं आपकी यूकैरियोटिक कोशिका में, तो उसमें इसका जो कोशिका द्रव्य क्या होता है, पतला होता है, तथा कोशिका कला एवं केंद्रक के बीच फैला रहता है। ठीक है, इसमें जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो केंद्रक है, इसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, और इसमें जो केंद्रक होता है वो पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, यानी
वह कहते हैं वास्तविक केंद्रक मतलब कि इसमें केंद्रक कला नहीं पाया जाता। ठीक है, इसमें देखिए इसमें कोई भी केंद्रक कला नहीं है, केंद्रक ही नहीं है तो केंद्रक कला कहाँ से होगा, है ना। तो इसमें केंद्रक कला उपस्थित नहीं होती है, केंद्रिका अनुपस्थित नहीं होती है। ठीक है, और इसमें केंद्रक कला उपस्थित होती है। ठीक है, और अगर हम कोशिकांग की बात करें, ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में उसमें जो राइबोसोम होता है आपका 70S प्रकार का होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम होता है वो 80S प्रकार का होता है। ठीक है, और आपका कहते हैं इसमें कहते हैं झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका में। यूकैरियोटिक में झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं आपका, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, अंतःप्रद्रवी जालिका हो गया। ठीक है, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, और जो आपकी यूकैरियोटिक कोशिका होता है इसके अंदर गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र के अंदर डीएनए होता है। और आपका यूकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में सिर्फ प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन आपका जो कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका उसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी पूछता है कि कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, तो कहते हैं आपका यूकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है, तो अब हम हेडिंग डाल लेंगे आपका कोशिका का प्रकार, हमने हेडिंग डाल ही रखा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। कोशिका 2 प्रकार की होती है आपका, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसका जो केंद्रक होता है वो कम, जिसमें पुराने प्रकार का केंद्रक पाया जाता है उसको हम प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी अल्प विकसित केंद्रक जिसमें पाया जाता है उसको हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और जिसमें विकसित केंद्रक और केंद्रक कला यानी इसका जो केंद्रक होता है वो एक आवरण से ढका होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सत्य केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें हेडिंग डाल रखा है। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे जीवधारियों में पाई जाने वाली कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। जीवधारियों में पाई जाने वाली कोशिका 2 प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी आपकी प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और दूसरा आपका होता है यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, तो पहले हम कौन सी हेडिंग डालेंगे, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्व केंद्रकीय। तो यहाँ पे लिख लेंगे पूर्व केंद्रकीय कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ठीक, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु, नीले हरे शैवाल, माइकोप्लाज्मा में मिलते हैं। ठीक है, ये सरल व आद प्रकार की कोशिकाएं हैं। इनमें कोशिकाओं में जो मिलने वाला जो केंद्रक होता है वो सुनियोजित नहीं होता है। ठीक है, इनका जो आनुवंशिक पदार्थ यानी डीएनए एक नग्न गुणसूत्र के रूप में होता है जो दोहरे कुंडलित गोलाकार डीएनए अणु का बना होता है। ठीक है, इनमें केंद्रक के जो चारों ओर झिल्ली नहीं होती। ठीक है, लिखेंगे केंद्रक के चारों ओर झिल्ली नहीं होती, यानी इनका जो केंद्रक होता है वो किसी आवरण से ढका हुआ नहीं होता है, झिल्ली नहीं होती। ठीक है, और इनमें कहते हैं केंद्रक के चारों ओर झिल्ली नहीं होती यानी इसमें आवरण नहीं पाया जाता। ठीक है, इनमें कोशिका भित्ति सिर्फ पाई जाती है, इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। झिल्ली युक्त कोशिकांग आपका होगा
माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, गाल्जी काय हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये सारे कोशिकांग नहीं पाए जाते, ठीक है। और इनमें डीएनए के साथ जो हिस्टोन प्रोटीन मिलता है वो भी इसमें नहीं पाया जाता। और इसमें जो राइबोसोम होता है वो 70S प्रकार का होता है, ठीक है। तो ये हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। अब हम हेडिंग डालेंगे यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिका को हिंदी में क्या बोलते हैं? सुकेंद्रकीय, सुकेंद्रकीय कोशिका, ठीक है, यूकैरियोटिक, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिका में लिखेंगे कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं जटिल संरचना वाली कोशिकाएं हैं, ठीक है। और एक बात, अगर पहले आप प्रोकैरियोटिक कोशिका को इसे पूरा आप लिख लेंगे, उसके बाद ना प्रोकैरियोटिक कोशिका का फिगर बना लेंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप इस फिगर को बना लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, प्रोकैरियोटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप यूकैरियोटिक हेडिंग डालेंगे, ठीक है, उसमें फिर लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे जीव जगत के अधिकांश जीव, ठीक है, पादप व जंतुओं में इसी प्रकार की कोशिका पाई जाती है, इसी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, ठीक है। इसी में आप आगे लिख लीजिएगा, जो इसमें नहीं पाया जाता वो इसमें पाया जाता है, ठीक है। जैसे इसमें विकसित केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। केंद्रक एक आवरण से ढका होता है जिसे हम केंद्रक आवरण बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें कहते हैं कोशिका झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक है। और आपका इसमें कहते हैं आनुवंशिक पदार्थ यानी डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है। झिल्ली युक्त कोशिकांग आपके पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, ये सब लिख लीजिएगा, ठीक है। केंद्रक झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग रहता है। जो केंद्रक होता है वो आनुवंशिक पदार्थ केंद्रक झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग रहता है, ठीक है। तो चलिए मैं लिख देती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक। तो हम यूकैरियोटिक में लिखेंगे कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं जटिल संरचना वाली कोशिकाएं होती हैं। जीव जगत के अधिकांश जीव यानी जितने भी पादप और जंतु हैं उन सभी में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। इन कोशिकाओं में सत्य केंद्रक होता है। इन कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग मैंने आपको बताया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्जी बार्डी हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये सारे, ठीक है। इनमें जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो केंद्रक झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग रहता है, ठीक है। और इनमें जो राइबोसोम होता है वो SCS प्रकार का हो पाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि आपको अगर पूछता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखने को आता है तो आपको इन्हीं चीज़ों को पॉइंट वाइज लिख देना है, ठीक है। कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। इनमें जो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है वो केवल नग्न गुणसूत्र के रूप में होता है, ठीक है। इनमें जो कहते हैं आपका आनुवंशिक पदार्थ है वो केंद्रक झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग रहता है। इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते, इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग पाया जाता है, ठीक है। इसमें केंद्रक के चारों ओर कोई आवरण नहीं पाया जाता, पर यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक है वो एक आवरण से ढका होता है, ठीक है। इनमें राइबोसोम 70S प्रकार का पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो राइबोसोम होता है 80S प्रकार का होता है, ठीक है। इसमें श्वसन के लिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कुछ कोशिकाओं में श्वसन के लिए मीसोसोम पाया जाता है और इनमें श्वसन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो आप इस प्रकार से अंतर बना के आसानी से लिख लीजिएगा, ठीक है। और आपको मैं अगर यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में बताऊं, ठीक है, तो आपका जो यूकैरियोटिक कोशिका उसमें 3 मुख्य चीज़ है। एक आपका उसका बाह्य आवरण हो गया, ठीक है, बाह्य आवरण हो गया, ये आपको आसानी समझ में। दूसरा आपका जीव द्रव्य हो गया जो जीवित होता है, ठीक है, जीव द्रव्य हो गया।
जीव द्रव्य हो। उसके बाद आपका कोशिकांग, जो झिल्ली युक्त कोशिकांग मतलब जो कोशिका के अंग पाए जाते हैं उन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। बाह्य आवरण में आपका हो गया, ठीक है, इसमें आपका जीव द्रव्य कला, जीव द्रव्य कला, ठीक है, जिसे हम कोशिका कला भी कहते हैं या इसे कोशिका कला भी को बोलते हैं, ठीक है, कोशिका कला, ठीक है। दूसरा आपका इसमें होता है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, ठीक है, ये किस में पाई जाती है? पादप में, ठीक है। तो आपके जो जंतु कोशिका हो और पादप कोशिका उसमें भी बहुत सारे अंतर पाए जाते हैं, मैं अब इसको भी बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहला अंतर तो आपका यही हो गया कि जो आपकी जंतु कोशिका होती है उसमें सिर्फ जीवद्रव्य कला या कोशिका कला पाई जाती है, पर जो आपकी पादप कोशिका होती है उसमें इसके अलावा कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, ठीक है। जीव द्रव्य किससे मिलकर बना होता है? तो जीव द्रव्य हो गया आपका कोशिका द्रव्य हो गया, कोशिका द्रव्य, ठीक है, जो कोशिका में भरा होता है। और दूसरा आपका होता है केंद्रक द्रव्य, जो केंद्रक के अंदर भरा होता है, केंद्रक द्रव्य, ठीक है। आपका कोशिकांग हो गया, कोशिकांग आपके कहते हैं ढेर, कोशिकांग आपका होगा माइटोकांड्रिया हो गया, ठीक है, और आपका गाल्जी बॉडी हो गया, ये सारे आपके क्या है? कोशिकांग है। तो आपका जो जीव द्रव्य है वो किसका, जीव द्रव्य हम किसको बोलते हैं? उसमें क्या क्या होता है? कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। ध्यान रखिएगा, जीव द्रव्य इन दोनों के को बोलते हैं। जीव द्रव्य में कौन कौन शामिल होता है? कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य जो कोशिका में भरे होते हैं, ठीक है, कोशिका में झिल्ली नुमा संरचना होती है उसको बोलते हैं। कोशिका द्रव्य में ही आपके सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक है। केंद्रक द्रव्य में जो केंद्रक के अंदर भरा होता है, जो केंद्र के अंदर झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है उसको हम लोग केंद्रक द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। तो आपकी दो प्रकार की कोशिका इसमें भी हो जाती है, जंतु कोशिका अलग होती है और पादप कोशिका अलग होती है। यूकैरियोटिक कोशिका में जंतु कोशिका अलग होती है और पादप कोशिका अलग होती है। तो पहले हम यूकैरियोटिक कोशिका का फिगर देख लेते हैं, उसके बाद जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कौन कौन सी अंतर पाए जाते हैं उसको हम देखते हैं। तो पहले हम उसका यूकैरियोटिक का फिगर देख लेते हैं। वो उतना लिखने के बाद जो यूकैरियोटिक कोशिका में जो लिखे उसके बाद आप इसको ये फिगर पूरा बना लीजिएगा, ठीक है। इस फिगर के बनाने के बाद, ठीक है, तो लिखेंगे तो यूकैरियोटिक कोशिका में जंतु कोशिका और पादप कोशिका अलग अलग होती है, ठीक है, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है? जंतुओं और पादपों में पाई जाती है, पर जंतु कोशिका और पादप कोशिका में भी अंतर होता है, ठीक है। क्या अंतर होता है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। फिर इन्हीं सब हम कोशिकांगों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम समझ लेते हैं, ठीक है आप, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि इसमें अगर हम अंतर जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अगर हमें अंतर लिखने को आएगा तो हम क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, कोशिका कला पाई जाती पर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है पर जंतु कोशिका में हरित लवक क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, ठीक है। पादप कोशिका में केंद्रिका पाई जाती है, ठीक है, पर जंतु कोशिका में केंद्रिका नहीं पाई जाती। इसमें पादप कोशिका में रिक्तिका पाई जाती, वैक्यूल पाया जाता है, लेकिन कहते हैं आपका जो जंतु कोशिका में वैक्यूल नहीं पाया जाता, ठीक है। तो ये आपके कुछ अंतर है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप ये फिगर अच्छे से बना लीजिएगा। उसके बाद पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर ये आप खुद से लिखिएगा अपने नोट्स में, ठीक है। दूसरा जो आपको लिखना है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, वो भी आप खुद से अपने नोट्स में लिखोगे, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है तो आप आसानी से लिख लोगे, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये दो आपके लिए एक होमवर्क कह लें, एक होमवर्क टाइप का ये आपके होमवर्क है कि आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर लिखना है अपने नोट्स में, ठीक है। और आपको जंतु कोशिका में अंतर लिखना है, पादप कोशिका में क्या जंतु और पादप कोशिका में क्या अंतर पाई जाती है वो लिखना है, ठीक है। और जिन बच्चों के पास अगर मेरा नंबर है तो वो आप मुझे अंतर लिखने के बाद मेरे व्हाट्सएप पे मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास मेरा नंबर नहीं है तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मेरा नंबर है 6394617695, ठीक है। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा अगर आप अंतर लिख लीजिएगा उसके बाद, ठीक है।
उसकी एक पिक क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप पे मुझे सेंड कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो क्लास के लिए इतना ही। आज की वीडियो क्लास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर आपको फटाफट से कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है, ठीक है, कि सेल थ्योरी को इसका सिद्धांत कौन से 2 वैज्ञानिकों ने दिया था। ठीक है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या नाम है, कहते हैं आपका जो आधुनिक मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी थी। तीसरा प्रश्न है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में एक अंतर बताइए, कोई भी एक अंतर बताइए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिस्टोन प्रोटीन किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कोई एक अंतर बताइए। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।